नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं, वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है एवरीवन लाइक्ड स्कॉर्पियो इन रशिया 2 टाटा एंड महिंद्रा कार्स समथिंग लिखा हुआ है। तो भाई चलिए भाई देखते हैं कि भाई रशिया में भी जो है वो स्कॉर्पियो कार जो है वो महिंद्रा की है, बेसिकली एसयूवी है। तो बड़ी फेमस है हमारे यहाँ, बहुत जबरदस्त फेमस है। तो चलिए उस पर पाकिस्तानी जो है क्या कह रहे हैं कि भाई रशिया में भी वो फेमस हो गई है। चलिए देखते हैं। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि इंडिया अपनी मोबाइल इंडस्ट्री को लेके इतना ज़्यादा आगे चला गया है। मैं आपको क्या बताऊं कि अदर कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इटली, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट सबको करता है। इंडिया की टाटा कंपनी और महिंद्रा कंपनी अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। क्या वजूहत है कि वो इतने ज़्यादा आगे निकल गए हैं इन चीज़ों को लेकर? अभी तक पाकिस्तान की कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर अपनी कंपनी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, चूँकि मेरी इस पे थोड़ी, मैं कश्मीर से हूँ, आज़ाद कश्मीर से, तो उसके ऊपर मेरी रिसर्च भी है। मैं पहले 1 साल मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी लगाया है। तो उसमें ये है कि 1990s में ना पाकिस्तान और इंडिया के जो रिज़र्व है बिल्कुल सेम थे। और आज इंडिया की रिज़र्व $665 बिलियन, 665, और पाकिस्तान के कितने आपको पता है? बिलो $6 बिलियन। पाकिस्तान का तो पहले इंडिया से कंपैरिजन है ही नहीं। आपका क्वेश्चन मैं आपको माज़ के साथ आपको करेक्ट करूंगा कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ, इवन के बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन नहीं है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट कोरोना में 8% रही है, पाकिस्तान की 6%। इमरान खान के कुछ पीटीआई दौर के अच्छे काम थे, इन्होंने अप लेके गए हैं, लेकिन अब वापस 2% पे भी नहीं है। पहले तो इंडिया से हमारा इंडिया में जो भी कंपनी आती है ना, उसको पहले वो कहते हैं कि आप हमारे नाम से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और हमारी लेबर और रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे। अभी आपको पता है कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है, शाओमी है, मी है मोबाइल की कंपनी, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, जब वो इंडिया में आती हैं, ये जो रियलमी का 6 मेरे पास फ़ोन है, मैंने 35,000 रुपये का यहाँ से लिया है, वो इंडिया में 9,000 रुपये का। मैं रिव्यूज़ देखता हूँ। अब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी कुछ पीटीआई दौर में, लेकिन अब वो भी अब दोबारा बंद हो गया। इंडिया की आपने बात की, दोबारा ये जो है कार कंपनी है, रिसेंटली टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी, उन्होंने कहा कि इंडिया में हम प्लांट लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया में हम कार्स अपनी सेल करेंगे। उन्होंने कहा पहले आप यहाँ पे प्लांट लगाएं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, यहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट दें, और फिर यहाँ पे यानी कि वो कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनकी कंट्री। पाकिस्तान का चूँकि इंस्टेबिलिटी, अभी आप देख लें मुल्क के कैसे हालात हैं। अभी इलेक्शन होने चाहिए, गवर्नमेंट किसी की भी आए, इलेक्शन होने चाहिए ताकि फुल स्ट्रेंथ गवर्नमेंट आई किसी की पाकिस्तान में। तो वो पाकिस्तान इस वजह से इंडिया से पीछे है। सही कहा आपने यार। अगर मैं बात करूं उनके महिंद्रा की, उनकी जो स्पार्को है यार, गाड़ी की जो कंपनियां, यकीन करो कि इतने को हैवी वो अदर कंट्रीज डिमांड करती है कि भाई आपकी जो उनसे गाड़ी है, टाटा की गाड़ियां इटली के अंदर, महिंद्रा की गाड़ियां इटली के अंदर, यूएई के अंदर पुलिस और आर्मी की गाड़ियों के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्या समझते हो आपके उन्होंने कितने ज़्यादा स्टेबल कर लिया अपने इंडस्ट्री को, अपनी गाड़ी मैंने मोबाइल इंडस्ट्री। आप बताओ पाकिस्तान के ज़रा कंपैरिजन हो सकता है? गाड़ियाँ जो हम बाहर की गाड़ियाँ मंगवा के यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी नहीं होती, असेंबल करते हैं, उसके डबल कोशिश पड़ जाती है हमें। हमारा तो कंपैरिजन में पहले आपको कह चुका हूँ नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया जो है एक टेक जायंट है, टेक्नोलॉजी जायंट है। वो चाइना को अपना कंपेटिटर समझता है, जो कि चाइना 2030 में सुपर पावर है इस वक्त। तो टेक्नोलॉजिकली दुनिया अमेरिका से भी आगे है। मैं फोर्ब्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मूडीज़ की, बल्कि एक आर्टिकल था, 2050 तक ना जो इंडिया है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगी। उसने यूके को सरपास किया, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो आप किधर हैं? इंडिया के एक्सपोर्ट्स, उनके टेक्सटाइल पूरी दुनिया में जानी मानी जाती है, उनका नाम चलता है। अब राइस पाकिस्तान के इंडिया के नाम से बिकते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, नाम है ना। तो इस तरह के बाकी चीज़ों में भी इसी तरह का सिनेरियो है। और अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो उनसे हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, ये तो कहती है कि भाई इंडिया अगर कहता है कि मैं चावल नहीं दे रहा अपने, तो वो पाँव पकड़ने पे आ जाती है। भाई आपके राइस हमें बहुत ज़रूरत है, आप दो। देखिए ना, इस मैं फिर कहूंगा, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। बाकी तो भाई की बातें ठीक हैं, लेकिन करेक्ट करना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान के चावल इंडिया के नाम पर नहीं बिकते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते भाई। आप जब राइस प्रोड्यूसर देशों की लिस्ट जब आप देखोगे तो टॉप 3 में इंडिया आता है, जहां पर चावल पैदा होता है, चावल की पैदावार होती है। टॉप 3 कंट्रीज में है, पाकिस्तान टॉप 3 में नहीं है। यानी कि हम सबसे ज्यादा चावल उपजाते हैं। जब आप एक्सपोर्ट की बात करोगे तब भी हम टॉप 5 में आते हैं, शायद 3rd नंबर पे या 2nd नंबर पे, कुछ ऐसा ही है। तो वहां भी पाकिस्तान जो है वो नीचे है। और जब आप ओवरऑल एक्सपोर्ट देखोगे ना दोनों देशों के, तो पाकिस्तान से करीब करीब डबल एक्सपोर्ट है इंडिया का। तो आप ये मत कहो कि भाई पाकिस्तान का चावल हम बेचते हैं, नहीं बेचते भैया, कोई ट्रेड नहीं है हम दोनों के बीच में। किस्म की नीड्स पैदा की हुई हैं। अगर नीड्स पैदा करने के बाद आप किसी कंट्री से कोई डिमांड करते हो तो आपकी वो डिमांड भी पूरी होती है।
अगर लेवल करें पाकिस्तान और इंडिया का, पहले 99 जो से 99 में हमारे इक्वली तो होते थे, अभी आप देखते हो तो आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। उन्होंने क्या चीज़ अपनाई जो कि हमें अपनानी चाहिए थी और जो उन्होंने अपना कर डेवलप होगी। ये 2000 में ना जब टेक्नोलॉजी का एक शिफ्ट आ रहा था, पैराडाइम शिफ्ट यूरोप अमेरिका से एशिया की तरफ, तो पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज आई जिसमें आपकी ये माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज आई। तो यहाँ पे असल में एक कानून साजी इस तरह की है कि इतना काम मतलब कि इतना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि वो कंपनीज ईज़ देखती हैं, उनको ईज़ नहीं मिलती, प्रॉफिट के लिए वो आती हैं। अब इंडिया में वो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया में दोनों में अपना प्लांट लगाना चाहा। इंडिया में क्या था, पाकिस्तान में क्या था कि यहाँ पे माशाल्लाह था, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने ये किया कि उन्होंने उनको आने नहीं दिया यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम सामान उठाते हैं, अपना साथ वाले कंट्री में जाते हैं, वो हमें टैक्स फ्री भी दे रहे हैं और लेबर भी उनकी सस्ती है। वहाँ पर उन्होंने प्लांट लगाए और 20 साल बाद समरात आए। आज देखें टेक्नोलॉजी में किधर है इंडिया। एग्जैक्टली 5G लॉन्च हो गया। हाँ जी। उसके बाद इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर हूँ, आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली। जब बॉर्डर लाइन LOC भी जाते हैं ना, जैज़, जोंग और वारिद के सिग्नल नहीं आ रहे होते, एयरटेल 4G के सिग्नल हमें आ रहे होते हैं। अच्छा। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से बॉर्डर एरिया पे। क्या बात है यार। आप कश्मीर से हो तो आप ज़्यादा ब्रीफ कर पाओगे। अगर मैं बात करूं इंडिया के जो कश्मीर है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जो 370 का आर्टिकल हटाने के बाद और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी, इलेक्ट्रिक बसेस दे दी, रोड बना लिए, कारपेटेड रोड, उसके बाद स्कूलिंग निज़ाम अच्छा कर लिया, दुनिया का ऊंचा सिनेमा बना दिया, रेलवे निज़ाम बना दिया, माल ऑफ कश्मीर बना दिया, माल ऑफ कश्मीर बना दिया। तो हमारे कश्मीर के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा वाजे करते आप खुद कश्मीर से। एक एडिशनल मैं चीज़ ऐड करना चाहूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ट्रैक है ना, वो इंडिया में बना है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। उन्होंने दिल्ली को श्रीनगर से मिलाया 4 घंटे का रास्ता, जो पहले 12 घंटे का रास्ता था। उन्होंने फास्टेस्ट ट्रेन डाली है उधर, पहाड़ों को काट के। अभी मैं अपने कैपिटल जाने के लिए मुझे 12 घंटे लगते हैं, लाहौर आते हुए मुझे 10 घंटे लगते हैं। अपने कश्मीर के अंदर मुझे घूम के पंजाब से जाना पड़ता है। तो ये हालात हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरली। तो कश्मीर की गवर्नमेंट मतलब कि पैसा आता है, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है उधर उसकी भी नाअहली है, और कुछ है कि मतलब कि फंड, एक तो है कि इतना एक वो हॉस्टाइल एरिया है ना कि वहाँ पे फौज की आर्मी की एक्सेस परमिशन के अलावा आप मतलब कि नहीं जा सकते। डिस्प्यूटेड जो एरिया, इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इस वजह से डेवलपमेंट उधर कम है। खैर ये है कि यूरोप में काफ़ी सारे लोग हैं, UK वगैरह में, तो इस वजह से ट्रांजिशन मतलब टेक्नोलॉजी का या एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। 80% लिटरेसी रेट है कश्मीर में। ये तक अगर मैं बात करूं इंडिया के भी तो यही है ना, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उन्होंने वो डेवलप कर सकते। तो हम ये कहते थे कि भाई ये तो ना, ये मुतनाज़ इलाका है, यहाँ पर तो इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के मुतनाज़ा चल रहा है, तो हम इसलिए डेवलप नहीं कर सकते। तो अगर उसको नहीं कर सकते तो हमने अपने दूसरी सिटीज़ को कितना डेवलप किया, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है? ऐसे है बिल्कुल। आप इंटीरियर सिंध को देख लें, आप साउथ पंजाब को देख लें, आप दूर दराज बलोचिस्तान को, जो ईरान बॉर्डर के साथ एरियाज हैं, बहुत बुरे हालात हैं। आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद फिर ठीक है, कराची बिल्कुल ख़त्म है। मतलब उसकी आप देखें, एक बारिश होती है तो पूरा कराची डूब जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर नरेंद्र मोदी ने अपने कंट्री के लिए इतना काम किया कि दुनिया सारी वाह तारीफें कर रही है आज के टाइम के अंदर। क्या समझते हो कि चले दुश्मन से कुछ नहीं तो ये तो सीख लें कि भाई तरक्की किस तरह से करनी है, ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखें हमारे दीन में भी यही है कि अगर इल्म आपको काफिर से मिलता है उससे भी आप ले लें, तो सबक आपने किसी से भी सीखना है तो आप ले लें उनसे। आप गौरव में से तो लेते हैं, वो भी मुसलमान तो नहीं है ना, क्रिश्चियन वगैरह से, उनसे भी तो लेते हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इन्फॉर्मेशन अच्छी दी आपने। तो यार अब अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए कौन सी चीज़ें अभी से अपनाना पड़ेगा कि आप 20 साल बाद कंट्री को अलग से देखें? अच्छा, वीडियो आगे देखो उससे पहले एक तो बात बता दूं कि चलिए, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर का बंदा है और इस बंदे ने कम से कम ये सच्चाई तो बयां की कि बॉस, जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है इंडिया के पास, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई। सारी खबर रखी है इसने कि भाई मॉल भी बन रहा है और सबसे ऊंचा ब्रिज भी बन गया है रेलवे का, और ऐसा है वैसा है, ये भी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इनको खबरें पहुंचती होंगी। बाकी इसने ये बता दिया कि बॉस, उनके यहाँ सड़कों की स्थिति क्या है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में, और बाकी इंफ्रा की स्थिति क्या है, बाकी अस्पताल की स्थिति क्या है, करीब करीब सब उन्होंने अंदाजा दे दिया। अस्पताल का तो नहीं बताया, लेकिन मैं अस्पताल के बारे में जानता हूँ कई चीजें, कई बार कई लोगों के वीडियोस वहां से आ चुके हैं। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में, हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते थे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोगों के तलवे चाटते रहे। 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते
मिलते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है, हमने कभी कुछ नहीं बोला। तो कुल जमा एक मोटा मोटी इसने बता दिया इस बंदे ने कि भाई पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो अब वहां के लोग, अगर 2-4 लोग जो बाहर भी रहते हैं जैसे ये कह रहे हैं, वो लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप डिमांड करिए कि भाई हमें हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, डिमांड पूरी करिए। और नहीं डिमांड पूरी करते हैं तो भाई आप लोग प्रोटेस्ट करिए। हालांकि कई सारी खबरें आती हैं हमेशा, अक्सर वहां पे आजकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं डिमांड्स पूरी करने के लिए। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी, पाकिस्तान से लेंगे आजादी। कश्मीर अपना देश, अपने वतन पर अपना अपना देश, अपने वतन पर अपना अपने वतन पर। तो मुझे लगता है कि अगर मांग पूरी नहीं हो रही तो कब तक गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे भाई? कब तक गुलामों की जिंदगी? कहने को आजाद कश्मीर है, लेकिन बजट जो है वो पाकिस्तान सरकार से आता है। 1 रुपया आप अपने से नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपके सारे रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान यूज करता है, और उसमें से आपको क्या मिल रहा है बदले में? आप इंफ्रा, अस्पताल, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रास्ते, जो भी आप देख ही रहे हैं। तो भाई एक तरह से वो आपका शोषण कर रहे हैं और आप शोषण हो रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपनी डिमांड मांगो, नहीं पूरी करते हैं प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर आपको सबसे पहले यहाँ पे ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जो हमारी कंट्री की अपनी नीड्स है ना, वो कंट्री के अंदर से इंडस्ट्रियलाइजेशन से पूरी होनी चाहिए, ना कि बाहर से इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है, टेक्सटाइल में बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास ये जो डिपॉजिट्स हैं कैडमियम के, लिथियम कैडमियम बैटरीज का दौर आ गए। और ये हमारे के कश्मीर में बहुत से मेटल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करें, ना कि जो MNAs और MPAs हैं, MLAs हैं, उनको ठेके पे दे के वो क्रशिंग कर करके एनवायरनमेंट को भी तबाह कर रहे हैं और पैसे भी बनाए जा रहे हैं। सही बात है। अभी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च होंगी, कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च कर दी। पाकिस्तान इस इलेक्ट्रिक मामला से कितना पीछे है और हम टेक्नोलॉजी में कितना पीछे हैं? टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा ही हम पीछे। इंडिया में लैपटॉप भी मैन्युफैक्चर होते हैं, शायद आपको पता हो, और सुपर कंप्यूटर्स भी इंडिया में हैं। तो पाकिस्तान में असल में गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं ना दी। हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। हमारी कंट्रीज एज अ ह्यूमन बीइंग्स, हमारी प्रायोरिटीज़ दुनिया के साथ कंपैक्ट होकर नहीं चलना, दुनिया को कॉपी करना हमारी है। प्रायोरिटीज है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान 1947, 20 साल बाद फिर 67 में कश्मीर बनेगा, मतलब हर साल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर पाकिस्तान को खा गया। बात बहुत बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन आप इस पर रिसर्च करिए, गौर से पढ़िए, समझिए कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। कश्मीर पाकिस्तान को खा गया। 3 मेजर लड़ाइयां कश्मीर के चक्कर में हुई हैं। 3, मैं तो कहता हूं कि 4 लड़ाइयां कश्मीर के चक्कर में हुई। तो आप सोचिए कि 4 लड़ाइयों का मतलब है कि आप कितना पीछे चले गए। इंडिया पर भी फर्क पड़ा, हमारी रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो गई। शायद जहां हम आज हैं वो हम पहले 20 साल पहले होते, लेकिन पाकिस्तान जो है कम से कम 100 साल पीछे चला गया, और उसने मेहनत भी नहीं करी या मेहनत नहीं कर रहा है जिससे वो थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा सके। रफ्तार उसकी और धीमी होती जा रही है, जबकि इंडिया ने गियर बदला है पिछले 10 सालों में, और गियर बदलने के बाद रफ्तार बड़ी तेज हुई है। चाहे इंफ्रा हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्कूलिंग हो, एजुकेशन हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, नई नई चीज़ें इंडिजिनियस बनाने की हो, स्वदेशी हो, चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, वो सारी चीज़ें हमने बढ़ाई हैं। और पाकिस्तान ने आज से 40 साल पहले जितना था उससे भी कम कर लिया है। इंडिया में रिसर्च आप देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में, मोर देन 500। इतनी चाइना में यूनिवर्सिटीज़ नहीं जितनी इंडिया में। तो हमारा क्या कंपैरिजन आप करते हैं? इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश भी अमेरिका के बाद इंडिया में बोली जाती है। तो वो लोग इतने डेवलप हो गए, तो हम डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर? होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है। अल्लाह करे इलेक्शन हो कंट्री में, जो गवर्नमेंट भी आई हो, PPI, PMLN आए, PTI आए, MQM आए, कोई गवर्नमेंट आए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो फुल स्ट्रेंथ गवर्नमेंट हो, जो अपने फैसले इंप्लीमेंट कर सके। और हमें 10-15 साल का इकोनॉमिक प्लान चाहिए। वो कौन सी गवर्नमेंट नज़र आ रही है इस टाइम पे PTI कर सकती है, जहाँ थोड़ा बहुत हम PTI को एज दे सकते हैं इसमें। बाकी मुझे इससे आप भी कर सकते हैं, दोस्त काफ़ी करते हैं PMLN और PTI वगैरह में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लगे। भाई कश्मीरी हमारे साथ मौजूद थे। नाम आपका? मोहम्मद अली। तौफीक अहमद। करते क्या हैं? मैं एडवोकेट। इंजीनियर। माशाल्लाह है।
अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान की आज तक कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी, और अगर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी मुल्क की तो दो कंपनियों ने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है, टाटा और महिंद्रा। इनकी गाड़ियां जो बाहर की कंट्रीज के अंदर, इटली के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर एज अ पुलिस, एज अ आर्मी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान की अभी तक कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी, क्या वजूहत है? वजूहत है इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में लोग इसमें आएँ, या गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट करे। जैसे कि इंडियन ने पहले टाटा होती थी, एक ही कंपनी होती थी, बाद में महिंद्रा बनी है, मुझे तो नहीं याद कब से है, लेकिन वो उन्होंने पाबंद किया था कि जितने मिनिस्टर जो भी गवर्नमेंट लेवल पे जाएगा तो वो इसी कंपनी में जाएगा। तो पाकिस्तान में हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अब तो यहाँ तक कि चाइनीज़ कंपनियाँ आ गई हैं, कोई चाइनीज़, को मलेशियन, को कोरियन, को फलां। तो पाकिस्तान को चाहिए कि हम अपनी कोई ना कोई डेवलप करें, तो जो पाकिस्तान की आवाम के लिए यहाँ के एनवायरनमेंट के हवाले से बेस्ट गाड़ी हो। सही, आप क्या कहना चाहिए? बेसिकली इसमें ना पॉलिसीज़ का फ्लॉ है, जिसमें मतलब गवर्नमेंट ने हमेशा इस चीज़ को फॉलो किया है कि असेंबल इन पाकिस्तान किया है, ये नहीं किया कि मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं दी। बस यहाँ पर इनकी जो मोनोपोली है, सुजुकी, टोयोटा वगैरह, इन्होंने आपस में मिल के बना के प्राइसेस जैकअप करते हैं और लोगों से पैसे बटोरते हैं। तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ने हमेशा इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे बस ये करते हैं कि असेंबल इन पाकिस्तान है। हालांकि अगर यहीं पर इनको पॉलिसीज़ या गाड़ियाँ अगर इनको, जैसा इंडिया में अगर आप देख लें तो उनकी हमेशा से ये होती है कि आप इधर ही मैन्युफैक्चर करेंगे बजाय इसके कि आप पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करें, तो वो मैन्युफैक्चर इन इंडिया करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा उसका उल्टा है और उन्होंने पाकिस्तान हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ किया, तो डेट्स वाई कि आज तक हमारी ये गाड़ियों की पॉलिसीज़ नहीं बनी है। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, तो वो गाड़ियों के मामले में कहाँ स्टैंड कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब जिससे मैं बता रहा हूँ ना कि हमेशा आप जो उनकी गाड़ियों के आप नाम देख लें, सुजुकी, या बेशक वो है जापान की, लेकिन उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। और यहाँ पे हमेशा होता है कि आप और जब भी डॉलर डिवैल्यू या उसका होता है कि वो गाड़ी हमारी प्राइसेस बम्प अप करती हैं। लेकिन इंडिया में इस तरह नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि उनका जो सारी चीज़ें हैं उधर ही मैन्युफैक्चर करती हैं और इंडियन रुपीज़ में है, तो इनका इम्पैक्ट इतना नहीं आता जिस तरह हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से गाड़ियाँ हमारे इधर इस तरह का इशू होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, मैंने बताया। सेम कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। तो चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया और अच्छी बातें हुई, मतलब अच्छी फैक्चुअली बातें की लोगों ने, ये माना कि भाई ठीक है, इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है। और वो जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर का बंदा था, उसने तो बिल्कुल सही बात कही कि कोई कंपैरिजन नहीं है, इवन बांग्लादेश से भी कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपनी जान छुड़ाने के बाद 50 साल के भीतर बांग्लादेश के लोगों ने करके दिखा दिया कि वो पाकिस्तान से आगे निकल गए, इकोनॉमी में आगे निकल गए, बिजनेस में आगे निकल गए, एजुकेशन में आगे निकल गए, बहुत सारी चीजों में आगे निकल गए। हालांकि अभी भी एक सेक्टर, जो जब बांग्लादेश बना था तब भी एक सेक्ट ऐसा था जो विरोध कर रहा था, जो कट्टर था, वो कट्टरपंथ आज भी है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ये बात मान के चलिए, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ बांग्लादेशी हैं वो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो किन सेक्टर्स में ज्यादा है, तो उन सेक्टर्स को चूज करके उस पर मेहनत कर रहे हैं। रही बात इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो देखिए इसके पीछे साल 2 साल की मेहनत नहीं है, इसके पीछे पिछले कई डिकेड्स में हमने मेहनत की है, कई डिकेड्स लगे हैं कि हम इस लेवल पे आए हैं। मतलब हाथ से बनाने से लेकर और ऑटोमेशन तक कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर हैं। ये बात सच है कि हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, हमारी सारी चीजें यहां पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, सारी गाड़ियां चाहे विदेशी कंपनी ही हो। किसी ने, एक दर्शक ने मुझसे सवाल पूछा, अभी जब मैंने व्लॉग बनाया तो किसी ने सवाल पूछा कि बॉस आप तो इंडियन गाड़ी पे चले ही नहीं, आपके पास तो निसान की गाड़ी है और वो जापानीज कंपनी है। तो फिर मैंने उनको बताया कि, मैसेज किया मैंने उनको, कमेंट किया कि बॉस मेड इन इंडिया है, चेन्नई में शायद इसका प्लांट है और वहीं पे मैन्युफैक्चर होती है, हर चीज वहां पे इंडियन इंजीनियर है। मेरा एक दोस्त है जो वहां पे काम करता है, तो आप सोचिए कि रोजगार भी मिला हुआ है, हमारे रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं और हमें अपनी लोकल बनी हुई चीज मिल रही है। कंपनी भले जापानीज हो लेकिन उसका जो काम है, जो प्रोडक्शन है, वो सारी चीजें इंडिया में होती हैं। तो मेड इन इंडिया गाड़ी है, मतलब उसमें बस जापान की कंपनी का नाम है, बाकी मेड इन इंडिया है और इंडिया के लोगों ने बनाई है उसे।
हमारे इंडिया के इंजीनियर्स उसमें काम कर रहे हैं, इंडिया के वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें, तो इंडिया के लोगों ने बनाई है। तो ये बड़ा फर्क है, क्योंकि जब आप लोकली चीजें मेड होती हैं तो आप डिपेंडेंट नहीं रहते किसी के ऊपर। और जितनी भी सारी बड़ी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं सारी वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। और जो हमारी अपनी कंपनीज हैं, टाटा है, बजाज है, महिंद्रा है, तो ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। मतलब ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, मतलब सारे पाकिस्तान में जो बाहर की कंपनीज मिलकर भी जो काम कर रही है ना, उससे कई गुना बड़ी कंपनीज हैं। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। मुझे याद है कि कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें ये बात थी कि हुंडई का पूरे मतलब साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में है, और हब है ये पूरा इंडिया। तो आप सोचिए कि जो हुंडई के स्पेयर पार्ट्स आप उधर से कोरिया से या बाकी जगहों से मंगाते होते, तो उस रिपोर्ट में ये भी बात लिखी थी कि करीब करीब 30% सस्ता पड़ता अगर आप इंडियन मेड हुंडई गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स आप इधर से अगर पाकिस्तान जाते तो 30% लेस पड़ता। आप सोचिए बहुत बड़ा मार्जिन है। तो यही सारी चीजें हैं। और मैं तो इसके लिए हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आनंद महिंद्रा हैं, या चाहे टाटा ग्रुप है या बजाज का ग्रुप है या और भी जो कंपनियां हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मेड इन इंडिया काम कर रही हैं, तो उसका फायदा हमारी इकोनॉमी को मिल रहा है। और यहाँ से पूरी दुनिया में कारें एक्सपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट वाली कार भी बनाई जाती है। और टाटा के पास तो जगुआर भी है, लैंड रोवर भी है। तो आप समझिए कि टॉप नॉच कंपनीज, टॉप नॉच दुनिया के कार्स हमारे यहाँ मेड इन इंडिया है। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।